नैन जियों का विद्यालय प्रांगण में पहुंचने पर हेडमास्टर्स जज के रूप में हमारे बीच में आए डाइट से श्री राजकुमार जी, श्री रतन कुमार जी, श्री जितेंद्र कुमार जी। तालियां हमारे प्रिंसिपल सर श्री रविंद्र सिंह जी, फ्लावर स्टिक देकर स्वागत किया जा रहा है। हमारे बीच में पहुंचे बात करता हूँ विभिन्न करता हूँ कुछ बच्चों को फ्लावर स्टिक देकर कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि अभी हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। इतने निर्दोष लोगों की बेरहमी से हत्याएं हुई है। क्या कसूर था इन लोगों का जो जनता बार बार इस विरोध में बदले की आवाज लगा रही है। देश में आतंकी घुस के मार रहे हैं। कब जागेगी सरकार? आज हम युवा संसद में पहुंचे गृह मंत्री जी से सीधे बात करेंगे। नमस्कार मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, आज इस सदन में व इस सदन में किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा होने की संभावना है? माननीय गृह मंत्री जी, आज इस सदन में जनता फिर सरकार से नाराज है। क्या कोई नया विधेयक पारित करने का प्रयास कर रही है? सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। अगर समस्या आई है तो समाधान भी होगा। हम जनता की भावनाओं को समझते हैं। मेरा जनता से अनुरोध है, कृपया शांति बनाए रखें। हम सरकार इस विषय पर बातचीत कर रही है, इसका परिणाम बहुत जल्द मिलने वाला है। सरकार इन सभी विषयों के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है। धन्यवाद। धन्यवाद गृह मंत्री जी। नमस्कार प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या इस सदन में कोई नया विधेयक पारित करने का प्रयास कर रही है? सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं इस देश की जनता का आभार व्यक्त करती हूँ जिसने मुझे तीसरी बार इस पद पर आसीन होने का मौका दिया। इस देश की सेवा हमारी पहली जिम्मेदारी है। धन्यवाद। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभासदों, युवा संसद के इस मानसून सत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं युवा संसद में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी संसद की कार्यवाही में पूर्ण योगदान देंगे और संसद की गरिमा को बनाए रखेंगे। अब महासचिव जी नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाई जाए। अब मैं नव नियुक्त सांसदों को शपथ के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। कुमारी काजल जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं। महोदया, आप शपथ ग्रहण करेंगे, प्रतिज्ञा करना चाहेंगी? महोदया, मैं शपथ ग्रहण करना चाहूंगी। महोदया, आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी? महोदया, हिंदी भाषा में। मैं कुमारी काजल जो युवा संसद के गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता व एकता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद।
कुमारी साक्षी जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं। महोदया, आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञा करना चाहेंगी? महोदया, मैं शपथ ग्रहण करना चाहूंगी। महोदया, आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहेंगी? महोदया, संस्कृत भाषा में। अहम कुमारी साक्षी युवा संसद सदस्य कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्रतः सदस्य निर्वाचिता अस्मि। अहम ईश्वर कृपा सप्तम गृह्णामि यत् अहम विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति श्रद्धां निष्ठां च करिष्यामि। देशस्य प्रभुत्वम् अखण्डत्वं च स्थापयिष्यामि। यस्य पदस्य अहं ग्रहणं करिष्यामि तस्य पदस्य कर्तव्यानां निष्ठापूर्वकं निर्वहनं करिष्यामि। धन्यवाद। कुमारी इस्माइल जो पंजाब के अमृतसर संसदीय लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं। महोदया, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञा करना चाहेंगी? महोदया, मैं शपथ ग्रहण करना चाहूंगी। महोदया, आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी? जी, पंजाबी भाषा में। मैं कुमारी इस्माइल जो युवा सांसद अमृतसर तो सदस्य निर्वाचित हुई हाँ ईश्वर जी सौखांदी हाँ की विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा ਅਤੇ निष्ठा रखांगी। देश की प्रभुसत्ता ਅਤੇ एकता ਨੂੰ बनाए रखांगी। ਜਿਹੜੇ अहदे ਨੂੰ मैं ग्रहण करांगी उस दे कर्तव्यां ਨੂੰ श्रद्धा पूर्वक निभाऊंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब प्रधानमंत्री जी नव नियुक्त मंत्रियों का परिचय करवाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सभा में उपस्थित सभी सांसदों को नव निर्वाचित मंत्रियों का परिचय करवाना चाहूंगी। सबसे पहले कुमारी रेखा शिक्षा मंत्री, कुमारी वर्षा गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार मंत्री, कुमारी खुशबू गृह मंत्री, कुमारी नैन्सी सड़क एवं परिवहन मंत्री, कुमारी काजल पर्यावरण मंत्री। धन्यवाद महोदया। मैं नव नियुक्त मंत्रियों को सदन में पधारने पर स्वागत तथा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। माननीय सदस्यों, युवा संसद के इस मानसून सत्र में आप सभी का स्वागत है। माननीय सभासदों, मुझे गहरी दुख के साथ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बारे में सूचित करना पड़ रहा है कि वे आर्थिक सुधारों के निर्माता कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन 92 वर्ष की आयु में स्वास्थ्य और जटिलताओं के कारण हो गया है। एम्स ने गहरे दुख के साथ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की अंतिम यात्रा पूरी की। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार में 2 बार प्रधानमंत्री पद पर रहे। उनके निधन पर हम गहरा खेद व्यक्त करते हैं। अब प्रधानमंत्री जी शोक संतप्त परिवार के लिए अपनी संवेदनाएं प्रकट करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदया, मनमोहन जी के साथ अनायास बातचीत से मेरा मन भरा हुआ है। मैं उनके निधन पर बेहद दुखी हूँ। इस दुख की घड़ी में मेरी व्यक्तिगत संवेदनाएं उनके परिवारों, दोस्तों और प्रशंसकों के साथ है। वह उनके अतुल्य योगदानों ने न केवल हमारे सत्ता के समूह को बल्कि राष्ट्र के ताने बाने को आकार दिया। वे भारत के प्रतिष्ठित नेताओं में से एक थे। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक में गवर्नर की भूमिका निभाई। उनका निधन पूरे राष्ट्र के लिए एक अपूर्ण क्षति है। मैं अपने और समूचे राष्ट्र की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। धन्यवाद महोदया। नेता प्रतिपक्ष। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सत्ता पक्ष द्वारा दी गई श्रद्धांजलि में अपने आप को शामिल करता हूँ। माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर मुझे गहरा दुख हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह सरलता एवं संवेदना प्रतीक थे। साथ ही वे कुशल नेता प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। उनका जाना देश के लिए पुण्य क्षति है। जब तक वे राजनीति में रहे उन्होंने सरलता एवं संवेदना के साथ सभी दलों में तालमेल को बनाए रखा। उनका कुशल नेतृत्व देश में से याद करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं पूरे पक्ष की ओर से शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट करता हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। महासचिव जी शोक संतप्त परिवार को पूरे सदन की ओर से शोक संदेश भिजवाने का कष्ट करें। जी महोदय, भेजा जा रहा है। मेरा आप सभी नम्र अनुरोध है कि आप सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें।
विदेशी प्रतिनिधि मंडल का स्वागत कराना मेरा कर्तव्य है। संसदीय संघ के प्रेसिडेंट और तंजानिया संयुक्त गणराज्य की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष डॉक्टर तुलिया एक्सन का स्वागत करते हैं। वे हमारी सम्मान्य अतिथि के रूप में भारत को अधिकार की यात्रा पर आई हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि डॉक्टर एक्सन मानसून सत्र को देखने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। डॉक्टर तुलिया एक्सन ने भारत पहुंचने पर आगरा का भ्रमण किया। इस समय में विशेष बॉक्स में आसीन हैं। हम भारत में उनके सुख और मंगल प्रवास की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम तंजानिया गणराज्य की संसद के सदस्यों, वहां की सरकार और जनता को बधाई देते हैं। मालदीव के राष्ट्रपति श्री मुइजू का भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अब प्रश्नकाल आरंभ होता है। महासचिव जी, प्रश्न सूची में आज का एजेंडा सभासदों में वितरित किया जाए। जी महोदय, प्रश्न सूची में आज का एजेंडा सभी सभासदों में बांटा जा रहा है। प्रश्न संख्या 101। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सदन में उपस्थित शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे देश में लगातार शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी होती जा रही है। बच्चों का नामांकन घटता जा रहा है। बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं जहां पर वे प्राइवेट स्कूलों की महंगी से महंगी फीस तक अदा नहीं कर सकते। तो बताइए माननीय शिक्षा मंत्री जी, शिक्षा के बजट का पैसा कहाँ जाता है? सरकार शिक्षा के लिए क्या कर रही है? सरकारी स्कूलों के बच्चे आज की मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं। गरीब बच्चों की प्रतिभा इन महंगे कोचिंग संस्थानों से बलि चढ़ती जा रही है। वह चाहकर भी अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। जी हाँ अध्यक्ष महोदय जी, गरीब माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त होने जा रहा है। स्पीकर मैम, बस 1 मिनट में मैं अपना वक्तव्य खत्म करना चाहता हूँ। मैं महंगी शिक्षा पर 2 लाइन नहीं करना चाहता हूँ। स्पीकर मैम, महंगी शिक्षा से पसीना छूटता जा रहा है और देखते ही देखते बचत का घड़ा फूटता जा रहा है। महोदय, सरकार का कार्य आखिरी व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचाना है, पर क्या ये कार्य वास्तव में हो रहा है? जी हाँ अध्यक्ष महोदय जी, हमारी आज की शिक्षा की स्थिति कुछ ऐसी ही हो गई है। यदि गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को शिक्षा दिलाता है तो उसके घर का दिवाला निकल जाता है, और नहीं दिलाए तो बच्चों का भविष्य चौपट हो जाता है। ऐसे में सरकार का कार्य सबको शिक्षित करने का दावा यहीं पर फेल हो जाता है। क्या सरकार के पास इसका कोई जवाब है? हाँ तो बताने का कष्ट करें। धन्यवाद स्पीकर मैम। माननीय शिक्षा मंत्री जी, अपना पक्ष रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहूंगी कि शिक्षा के मामले में हमारी सरकार गंभीर है। हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान शिक्षा सत्र को बढ़ाने के लिए 1986 में जो बदलाव किए हैं, उनसे बेहतर नई शिक्षा प्रणाली 2020 में किए गए हैं। सुधार के नाम पर नई शिक्षा प्रणाली 2020 में प्रौद्योगिकी जैसे ऑनलाइन क्लासेस, डिजिटल संसाधनों का प्रयोग, शिक्षक ऐप के माध्यम से आकर्षक पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है। शिक्षकों को नई शिक्षा विधि से प्रशिक्षित किया जा रहा है। पाठ्यक्रम में छात्राओं को वास्तविक जीवन की जरूरतों से जोड़ा जा रहा है। मूल्यांकन प्रणाली में रटने की बजाय समझ और कौशल पर अधिक जोर दिया जा रहा है। पर्याप्त बुनियादी ढांचा, पुस्तकालय, खेल के मैदान आदि जिनको पीएम श्री योजना के माध्यम से सुधारा जा रहा है। अध्यापकों की भर्ती हेतु वर्ष में 2 बार सीटेट की परीक्षा तथा सभी राज्यों में स्टेट एग्जाम हर वर्ष लिए जाते हैं। इन सभी सुधार से हमारी शिक्षा प्रणाली प्रासंगिक, समावेशी और प्रभावी बनेगी। धन्यवाद स्पीकर मैम। जिसकी सूचना पहले सदन को दी जा चुकी है। मैडम स्पीकर, क्या सरकार नई शिक्षा नीति 2020 के बदलाव से स्कूलों में घटते हुए नामांकन को रोक पाएगी? स्कूलों के विलय के नाम पर स्कूल बंद होते जा रहे हैं जहां पर 50 से भी कम बच्चे हैं। वहीं के नजदीकी के स्कूलों में स्थानांतरण किया जा रहा है। लगातार प्रयासों के बाद हमारी साक्षरता केवल 80% तक पहुंची है। मैं कहना चाहता हूं कि इस बात की गहराई से जांच पड़ताल होनी चाहिए कि शिक्षकों से क्या शैक्षणिक कार्य करवाए जाते हैं जिससे कि उन पर मानसिक दबाव बन जाता है, जिस कारण शिक्षा की गुणवत्ता में कमी रह जाती है, जिस कारण सरकार को शिक्षकों पर जनगणना वोटिंग करवानी चाहिए। शिक्षकों पर जनगणना वोटिंग करवाना अतिरिक्त कामों का बोझ क्यों जिला सदर पर इन सरकारी स्कूलों के निरीक्षण तथा स्पेशल सुनने का तंत्र विकसित क्यों नहीं किया जा रहा? सर्वे बता रहे हैं कि केवल 5% बच्चे ही सरकारी स्कूलों में जाते हैं। आखिर शिक्षा मंत्री जी ऐसा क्यों? क्या सरकार के पास इसका कोई जवाब है? तो बताने का कष्ट करें। धन्यवाद स्पीकर मैम। माननीय शिक्षा मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहूंगी कि नई शिक्षा प्रणाली 2020
2020 में जो सुधार किए गए हैं वह आवश्यक सुधारात्मक श्रेणी। नई शिक्षा प्रणाली 2020 में बच्चों की प्रारंभिक व्यवस्था को देखते हुए प्रारंभिक बाल अवस्था शिक्षा और मूलभूत साक्षरता, बाल वाटिका, FLN, प्रवेश उत्सव, निपुण जैसी व्यवस्था लागू की गई है। जी महोदय, अब मैं बताना चाहूंगी, नामांकन की बात करें तो पर स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% सफल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य हमारी सरकार ने रखा है। इस प्रणाली के माध्यम से जहां तक संभव हो सके कक्षा 5 से कक्षा 8 तक शिक्षा मातृभाषा में होगी। माध्यमिक स्तर तक तीसरी भाषा सिखाना अनिवार्य किया गया है। विदेशी भाषा फ्रेंच भी सिखाई जाएगी ताकि विदेशों में रोजगार प्राप्त हो सके। NEP 2020 का प्रमुख उद्देश्य है भारत के GDP का 6% शिक्षा पर खर्च करना है, जिसे उच्च तथा व्यावसायिक शिक्षा में 26.3% से बढ़ाकर 2005 तक 50% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। धन्यवाद स्पीकर मैम। प्रश्न संख्या 102। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि देश में बेरोजगारी चरम पर है। पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा। सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि विकास कर रही है, क्या खाक विकास कर रही है। देश में पढ़े लिखे युवा रोजगार के अभाव में अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, जिस कारण उनका भविष्य खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा है। मैं सरकार व मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 2014 के बाद भी हमारी सरकार में गरीबी, महंगाई व बेरोजगारी जैसे मुद्दे आज भी जो के त्यों बरकरार हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास इन युवाओं के भविष्य को लेकर कोई योजना है तो बताने का कष्ट करें। धन्यवाद स्पीकर मैम। माननीय गरीबी उन्मूलन मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बता देना चाहती हूँ कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनका तत्काल समाधान हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि बदलाव नहीं हो रहा है। क्या कोई ये कह सकता है कि 2014 से 2025 तक गरीबी एवं बेरोजगारी की स्थिति में हमने कोई भी बदलाव नहीं किया? महोदय, 25 करोड़ से भी अधिक लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं तथा 80 करोड़ से भी अधिक लोगों को भिन्न भिन्न योजनाओं जैसे हर घर पानी, बिजली, शौचालय, आयुष योजना के तहत 5 लाख तक सालाना मुफ्त इलाज तथा 5 किलो अनाज की सेवाएं वितरित की जा रही हैं तथा विश्वकर्मा योजना के तहत आवंटित बजट से शिल्पकारों व कारीगरों से लाभ पहुंचाया जा रहा है। ये सब हमने 11 वर्षों में किया है। जो 75 वर्षों में नहीं हो सका वो हमने 11 वर्षों में कर दिखाया। आने वाले समय में इस मुद्दे पर परिवर्तन और दिखेगा। इसके लिए हमारी सरकार वचनबद्ध रहेगी। धन्यवाद महोदय। प्रश्न संख्या 103। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि देश में 2014 से 2025 तक देश के आंतरिक हिस्सों में नक्सलवाद और अलगाववाद की समस्या दिन पर बढ़ती ही जा रही है। उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल आदि क्षेत्रों में नक्सली बहुत सी हत्याएं कर रहे हैं। मणिपुर में मैतेई और कुकी लोगों के बीच अलगाववाद देखने को मिल रहा है, जिससे राज्य नफरत की आग से जल रहा है। लड़कियों के समुदाय के लोग सिर्फ बेइज्जत कर रहे हैं। सरकार को कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मेरा प्रश्न यह है कि सरकार इस मामले में क्या कदम उठाने जा रही है। धन्यवाद स्पीकर मैम। माननीय गृह मंत्री जी। मैडम स्पीकर, मैं सरकार की तरफ से बता देना चाहती हूँ कि हम नक्सलवाद एवं अलगाववाद से बहुत पहले से जूझ रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए लाल गलियारा, जिसमें पशुपति से तिरुपति तक भारत के अधिकांश पूर्वी तट, नेपाल से तमिलनाडु तक संघर्ष जारी है। माननीय, मैं यह भी बता देना चाहती हूँ कि जब हमारी सरकार बनी तब 123 जिले नक्सल प्रभावित थे, अब 6 जिले रह गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि 26 मार्च 2026 तक भारत में नक्सलवाद की समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। बात करें पूर्वोत्तर में स्थित मणिपुर राज्य में अलगाववाद की, तो वहाँ हिंसा में 70% तक की कमी आई है। मुठभेड़ भी हुई है, 20 से ज्यादा समझौते भी हुए हैं, 10,000 से ज्यादा लोगों ने सरेंडर भी किया, जो कि हमारी सरकार की सफलता का प्रमाण है। थैंक यू स्पीकर मैम। प्रश्न संख्या 104। मैडम स्पीकर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सरकार के लगातार प्रयासों के बावजूद भी सड़क दुर्घटनाएं थम नहीं रही हैं। सड़क हादसों में मौत की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है, लगातार मृत्यु दर बढ़ ही रही है। विडंबना इस बात की है कि सरकार के इतने दावों के बावजूद भी सड़क हादसों और उनसे होने वाली मौतों का आंकड़ा घटने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। मेरा सरकार से यह प्रश्न है कि क्या सरकार इस मामले में कोई ठोस कदम उठाने जा रही है। धन्यवाद मैडम स्पीकर। सड़क एवं परिवहन मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहती हूँ कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सड़क हादसे से घायलों के लिए कैशलेस योजना लागू कर दी गई है, जिससे बड़ी संख्या में घायलों को गोल्डन हावर में कैशलेस उपचार उपलब्ध होगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।
इंतजार में है, जिसकी सूचना पहले सदन को दी जा चुकी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बता देना चाहता हूं कि इसकी प्रक्रिया काफी लंबी है और जटिल है, जिसमें कई बार वर्षों भी लग जाते हैं। ऐसे में गंभीर मरीज यदि गरीब है और सरकार की किसी अन्य योजना का पात्र भी नहीं है, तो क्या वह बीमा कंपनी से भुगतान के लिए क्लेम की प्रतीक्षा स्थिति में होगा? क्योंकि देश में सड़क हादसों से जान गंवाने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। अभी ताजा आंकड़ों से पता चला है कि वर्ष में 5 लाख लोग सड़क हादसे का शिकार हुए हैं, जिनमें से 1,80,000 लोगों की मृत्यु हुई है। धन्यवाद मैडम स्पीकर। माननीय सड़क एवं परिवहन मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहती हूँ कि सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा लागू इस योजना में कैशलेस इलाज करवाया जाएगा। इसके माध्यम से घायल के भर्ती होने के अधिकतम 7 दिन में 1.5 लाख रुपए तक उपलब्ध करवाए जाएंगे। योजना किस तरह लागू होगी, इसकी विस्तृत जानकारी दे दी गई है और 7 दिन या 1.5 लाख रुपए की सीमा पार होने के बाद मरीज के खर्च की भरपाई बीमित वाहन से हादसे की परिस्थिति में बीमा कंपनी द्वारा की जाएगी। इसी संबंध में केंद्र सरकार को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 162(1) के अंतर्गत बीमा कंपनी द्वारा कैशलेस योजना तैयार करने के निर्देश जारी किए गए हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्रश्न संख्या 105। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार लगातार प्रयासरत है पर्यावरण प्रदूषण से निजात पाने के लिए, लेकिन फिर भी प्रदूषण की समस्या विकराल होती जा रही है। लगातार प्रदूषण की समस्या बढ़ती ही जा रही है। विकास के नाम पर भी प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जो हमारी सेहत पर बुरा असर डाल रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि अभी हाल ही में हुए ताजा सर्वेक्षण मुताबिक विश्व प्रदूषण मामले में दिल्ली दूसरे स्थान पर है और तो और भारत के 22 शहरी श्रेणी में शामिल है, जिसमें दिल्ली, गाजियाबाद, आगरा, गुड़गांव, कानपुर जैसे भारत को विकसित मानने वाले शहर भी इसकी चपेट में है। क्या सरकार इनके प्रति संवेदनशील है? सरकार भारत को विकसित मानने के बड़े बड़े संकल्प ले रही है, लेकिन समस्या कोई हल नहीं है। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ है विकसित भारत का सपना देखने वाली सरकार? क्या प्रदूषण से निजात के बिना 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा हो पाएगा? यदि हाँ तो सरकार जवाब दे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय पर्यावरण मंत्री जी। मैडम स्पीकर, मैं आपके माध्यम से सरकार की तरफ से बता देना चाहती हूँ कि हमारी सरकार पर्यावरण संबंधी मामले में गंभीर है। पर्यावरण प्रदूषण पर सरकार कई पहल कर चुकी है, जिसमें राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का उद्देश्य 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर के स्तर को 20 से 30% तक कम करना है। स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छता को बढ़ावा देना तथा अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थापित किए गए हैं, जिसमें उद्योगों और अन्य स्रोतों के उत्पादित प्रदूषण को कम करना है। सरकार सौर, ज्वार तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित कर रही है। पेट्रोल डीजल की जगह इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारा टारगेट है कि 2030 तक देश में अधिकतर वाहन इलेक्ट्रॉनिक होंगे। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए जनवरी 2017 को ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान अधिसूचित किया गया है, जहां लगभग 1 लाख स्कूलों को इको क्लब के रूप में चिन्हित किया गया है। माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त होने जा रहा है। प्लीज 1 मिनट स्पीकर मैम। जहां लगभग 30 लाख छात्र वायु प्रदूषण संबंधित गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम भी सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना। धन्यवाद स्पीकर मैम। अब शून्यकाल आरंभ होता है। प्रश्न संख्या 106। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरकार हर साल बजट का पैसा पिछले साल से बढ़ा कर दे रही है, लेकिन वो पैसा कहाँ लगाया जा रहा है, कहाँ विकास किया जा रहा है? सरकार केवल विकास कार्यों के झूठे वादे कर रही है, जिनका फायदा लोगों को वास्तव में जमीनी स्तर पर नहीं मिल पा रहा। महोदया, क्या सरकार बताने कष्ट करेगी कि कहाँ सुधरा है हमारा शिक्षा का स्तर, कहाँ सुधरा है हमारा शिक्षा का स्तर, कहाँ है हमारा लक्ष्य तंत्र, क्या कर रहा है जो पाकिस्तान से बार बार हमले क्यों हो रहे हैं? क्या सरकार सोई हुई है? महोदया, मैं कहना चाहता हूँ कि कहाँ है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, कहाँ मिट्टी गरीबी, कहाँ उठा किसानों का जीवन स्तर? किसान आज भी बीमार और लाचार हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार विकास के नाम पर देश की जनता को गुमराह कर रही है। मान्यवर, सरकार को जवाब देना होगा। धन्यवाद महोदया। माननीय वित्त मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे विपक्षी साथी को बता देना चाहती हूँ कि 2014 से लेकर 2025 तक हमने जितना विकास किया है, विपक्ष झुठला नहीं पाएगा। भारत 11 वर्षों में 10वीं से 4थी अर्थव्यवस्था बन गया है। यह जानकारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, वर्ल्ड
वर्षों में प्रति व्यक्ति आय 68.502 रुपए से बढ़कर 1,33,488 रुपए हो गई है। FDI 143% से घटकर 4.6 रह गई है। यूपीए सरकार में NPA जो डबल डिजिट में था घटकर 2.3% रह गया है। गरीबों के लिए हमारी सरकार वित्तीय समावेशन विषय के लिए एक मॉडल व शोध का विषय है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। प्रश्न संख्या 107। माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा प्रश्न हमारे देश में बढ़ रही रेप की घटनाओं को लेकर है। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि कानून बदला मगर हालात नहीं, कानून बदला मगर हालात नहीं, कहां बदला कानून? अब भी हर दिन 86 रेप, अब भी हर दिन 86 रेप। ऐसा कौन सा स्टेट है जहां महिला सुरक्षित है? माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार ने कहां कानून में बदलाव किए हैं? रेप के मामले में फांसी की सजा का प्रावधान होने के बावजूद भी 24 वर्षों में केवल 5 दुष्कर्मियों को, जी हाँ अध्यक्ष महोदया, केवल 5 दुष्कर्मियों को फांसी की सजा हुई है। निर्भया कांड के बाद तो ऐसे रेप की घटनाओं की बाढ़ आ गई हो। हर 20 मिनट में एक रेप, हर 20 मिनट में एक रेप। 96% से ज्यादा आरोपी महिलाओं को जानने वाले होते हैं, लेकिन रेप के मामले में 100 में से केवल 67 आरोपियों की फांसी की सजा हो पाती है और बाकी सब बरी करते जाते हैं। माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त होने जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदया, प्लीज 1 मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि दिल्ली, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे बड़े शहरों के बाद अब हरियाणा के भिवानी जिले में 13 अगस्त 2025 को एक अत्यंत दुखद घटना मनीषा हत्याकांड, जी हाँ अध्यक्ष महोदया, मनीषा हत्याकांड, यह सुनकर मानव जाति की रूह कांप जाती है। जिस प्रकार उसकी हत्या की गई, यदि इसी प्रकार की घटनाएं होती रही और सरकार चुप रही तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आने वाले समय में लड़कियों के माता पिता उन्हें स्कूल कॉलेज में ना भेजकर घरों में कैद करके रखेंगे और सरकार खोखला नार देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। सरकार को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि इस घटना के 25 दिन होने के बावजूद भी, अध्यक्ष महोदया, 25 दिन होने के बावजूद भी एक भी आरोपी को पकड़ना दूर की बात है, पुलिस एक भी आरोपी की पहचान तक भी नहीं कर पाई है। सरकार या तो बेटे की सुरक्षा करे नहीं तो क्या कर दे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। विपक्षी सांसद कुमारी तमन्ना। माननीय स्पीकर मैम, मैं आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी देते हुए बता देना चाहती हूँ, अब समय आ गया है कि प्रत्येक लड़की को अपनी सुरक्षा का जिम्मा खुद ही लेना होगा। लगता है सरकार का सिस्टम लाचार हो गया है और सरकार के साथ साथ लड़कियां भी लाचार हो गई हैं। अब महिलाओं को सुरक्षा की कोई उम्मीद नहीं है। जी हाँ स्पीकर मैम, मैं 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से पूछना चाहती हूँ, क्या कभी वह दिन आएगा जब भारत रेप की घटनाओं से बच पाएगा? मैं कहना चाहूंगी, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। छोड़ो मेहंदी खड़ग उठा लो, छोड़ो मेहंदी खड़ग उठा लो, खुद ही अपना चीर बचा लो। दूध बिछाए बैठे शंकुनी, दूध बिछाए बैठे शंकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे, अब गोविंद न आएंगे, अब गोविंद न आएंगे। धन्यवाद स्पीकर मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जी। माननीय स्पीकर मैम, मैं अपने विपक्षी साथी को बता देना चाहता हूं कि निर्भया कांड जैसी घटनाएं हमारी सरकार के होने से पहले आ चुकी है और इस मामले में हमारी सरकार सुरक्षा देने के लिए पूर्ण रूप से वचनबद्ध है। हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था की गई है, जिसमें ऐसे अपराधों से निपटने के लिए तत्पर रहते हैं। हालांकि सरकार महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा महिला हेल्पलाइन नंबर 181, आपातकालीन प्रक्रिया सहायक प्रणाली 112 FIR, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मिशन शक्ति, दुर्गा शक्ति जैसे आधार तैयार कर रही है। लड़कियों के साथ बलात्कार के मामले में सरकार द्वारा पोक्सो एक्ट अधिनियम, बच्चों का संरक्षण अधिनियम बच्चों को यौन शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है। पोक्सो एक्ट में तुरंत सुनवाई होने के उद्देश्य से विशेष न्यायालयों की स्थापना के प्रावधान है। विशेष न्यायालयों में 30 दिन के भीतर अपराध की प्रक्रिया पूरी होगी, जिसमें अपराधी को मृत्युदंड या अन्य कठोर दंड देने के प्रावधान है। 2019 में पोक्सो एक्ट में कुछ संशोधन किया गया, जिसमें 389 एक्सक्लूसिव पोक्सो कोड सहित 23 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बनाए गए। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़नता के मामले में सरकार द्वारा महिला एवं
बाल विकास मंत्रालय को शिकायत डेटा को केंद्रित करने के लिए रिपोर्ट और ट्रैकिंग के लिए पोर्टल सी बॉक्स लॉन्च किया गया है, जिसमें 9 से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा जिसमें 90 दिनों के भीतर जांच पूरी होनी है। धन्यवाद महोदय। प्रश्न संख्या 108। मैडम स्पीकर, मेरा प्रश्न अभी हाल ही में हुए पहलगाम हमले को लेकर है। माननीय, मैं सरकार से पहलगाम पर हुए आतंकवादी हमले के बारे में पूछना चाहता हूँ। हमारे देश पर बहुत बड़ा आघात हुआ है मान्यवर। धर्म पूछ कर लोगों को मारा गया है मान्यवर, धर्म पूछ कर। सरकार दावे करती है हमारी सुरक्षा एजेंसी बहुत मजबूत है, क्या खाक मजबूत है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, सरकार ठोस कदम क्यों नहीं उठा पा रही है, और यदि हाँ तो कब तक इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लग पाएगा? धन्यवाद स्पीकर मैम। माननीय रक्षा मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सरकार की तरफ से बता देना चाहती हूँ कि कश्मीर में आतंकवाद अन्याय चुनाव से हुआ है, या युवाओं को रोजगार से नहीं जोड़ा गया, जिससे युवा चंद पैसों के लिए आतंकियों से मिल रहे हैं। मैं बात करूँ पहलगाम हमले के विद्यालय की कार्रवाई की, तो हमने सिंधु जल समझौते को स्थगित किया। हमारे देश की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान कब्जा वाला कश्मीर में आतंकवादियों के 9 ठिकाने को मार गिराया। बदले में पाकिस्तान ने जम्मू, श्रीनगर, पठानकोट, अमृतसर, लुधियाना, बठिंडा, चंडीगढ़, कुछ कई सेना ठिकाने को ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने की कोशिश की, लेकिन इन्हें एकीकृत नेटवर्क यूएस ग्रिड सिस्टम नेटवर्क और वायु रक्षा अपनाकर निष्क्रिय कर दिया गया। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। पूरक पर्सन कुमार मेजर, जिसकी सूचना पहले सदन को दी जा चुकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, यदि हमारी रक्षा प्रणाली इतनी ही मजबूत है तो पूर्व में हुए हमलों पर सरकार ईंट का जवाब पत्थर से देने में असमर्थ क्यों रही है? कब तक बेकसूर लोगों की जानें जाती रहेंगी? कब महोदय, कब तक महिलाओं की मांग का सिंदूर उधड़ता रहेगा? क्या हमें ऐसी घटनाओं का मुंह तोड़ जवाब नहीं देना चाहिए? सरकार जवाब देने त्याग पत्र दे। क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि पहलगाम हमले के समय एक भी सुरक्षाकर्मी मौजूद क्यों नहीं था? यदि होता तो आज 26 घरों में मातम न होता। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय रक्षा मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मेरे विपक्षी साथी को बता देना चाहती हूँ कि रक्षा मंत्रालय द्वारा देश की सुरक्षा बढ़ाने हेतु बहुत से आधुनिक तकनीक से लैस हथियार खरीदे जा रहे हैं। भविष्य की संभावना को देखते हुए हमारे 370 गोले से आधुनिक तकनीक से हथियार मजबूत बनाए जा रहे हैं। हमारे पास S-400 रडार सिस्टम, जगुआर, राफेल लड़ाकू विमान, ब्रह्मोस नाग, पृथ्वी जैसे हाइपरसोनिक मिसाइलें, INS कलोरी खंडेरी वाक्सी परमाणु पनडुब्बियां हैं और परमाणु ऊर्जा चालित INS अरिघात जैसे हमारे तटीय रक्षा प्रणाली मजबूत हुई है। धन्यवाद स्पीकर मैम। अब आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखने की अनुमति प्रदान की जाती है। जी महोदया। अब ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पेश करने की अनुमति है। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार को बता देना चाहता हूँ कि सरकार का कहना है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। सरकार कह रही है बच्चों को मुख्य शिक्षा देकर, स्कॉलरशिप देकर उनका विकास करना है, लेकिन क्या वास्तव में बच्चों को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है? माननीय, अभी ताजा खबर मिली कि राजस्थान के झालावाड़ में एक सरकारी स्कूल की इमारत गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई है और 27 बच्चे घायल हो गए हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आखिर कौन है इस हादसे का दोषी, आखिर कौन है इन मासूम जानों का दोषी? जो सरकार इतनी शिकायत के बाद सरकारी स्कूलों में मरम्मत नहीं करवा पा रही, वह सरकार कैसे इस देश का विषय सुरक्षित रखेगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि समय रहते सरकार नहीं जागी तो बच्चों पढ़ाना दूर की बात है, हमारे देश का विषय गिट्टी से तो नीचे दबकर मर जाएगा। अब सरकार को जाग जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के ध्यान दिन प्रतिदिन हो रही दुर्घटनाओं को लाना चाहता हूँ। माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त होने जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट और। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान दिन प्रतिदिन हो रही दुर्घटनाओं को लाना चाहता हूँ, जिसमें कई बिल्डिंग गिरती हैं तो कई बच्चों को बच्चे गिरती हैं। और सरकार इतनी बड़ी बड़ी ठेंगे आंकते हैं, कितने वर्षों बाद भारत यहाँ होगा, वहाँ होगा, बुलंदियों छूरा होगा, लेकिन दिन प्रतिदिन मिल रही खबरों से सरकार के दावे खोखले होते हुए नजर आ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का सपना विकसित भारत की कुछ विशेषताएं सदन के सामने रखना चाहूंगा, जिसके सरकारी स्कूलों में कोई बिजली नहीं आती तो कई मानसून के कारण पानी भर जाता है। सरकारी स्कूलों टूटी दीवारें, नलों से बहता पानी इस बात का सबूत है कि सरकार विकसित भारत के लिए कितना कार्य कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को देश को विकसित करने की बात को छोड़कर देश को शिक्षित करने का ध्यान देना चाहिए। जब बनेगा देश शिक्षित तब बनेगा भारत विकसित। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्कूल हादसे से बच्चों की जो मौतें हुई हैं, हम उनके प्रति संवेदनशील हैं। हम उनके प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं। इस घटना की जांच से जो सामने आया है, उसके तहत स्कूल के हेडमास्टर सहित 5 अध्यापकों को निलंबित किया गया है।
बात करें सरकारी स्कूलों की, इस मामले में सरकार गंभीर है। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के तहत केंद्र सरकार, संघ राज्य सरकार, क्षेत्रीय तथा स्थानीय निकाय द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से मौजूदा स्कूलों को सुदृढ़ करके 14,500 से अधिक PM3 स्कूल स्थापित करने का प्रावधान है। ये स्कूल अपने अपने क्षेत्रों में न्याय संगत और आनंदमय वातावरण और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने में नेतृत्व प्रदान करते हैं। इस परियोजना की कुल लागत 5 वर्षों में तय की गई अवधि 27,360 करोड़ रुपया होगी। इस योजना से स्कूलों में साइंस लैब, कौशल लैब, खेल के मैदान तथा सुसज्जित बिल्डिंग्स होगी। धन्यवाद महोदय। अब विशेष अधिकार हनन मामला प्रस्तुत करने की अनुमति है। थैंक यू स्पीकर मैम। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कुमारी काजल जो हरियाणा के रोहतक संसदीय क्षेत्र से आती हूँ, सदन की कार्यवाही हेतु आ रही थी तो मुझे जम्मू कटरा हाईवे के टोल प्लाजा पर काफी समय तक रोक कर रखा गया, जिससे मैं सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने से वंचित रह गई। महोदया, मेरा काफी समय वहां पर बर्बाद हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, वहां मेरे विशेष अधिकार का हनन हुआ है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करती हूं कि मेरे इस विशेष अधिकार हनन के मामले पर तुरंत कार्यवाही करी जाए। थैंक यू स्पीकर मैम। महासचिव जी, यह मामला अति गंभीर है। इसकी जांच के लिए इसे विशेष अधिकार हनन जांच समिति को सौंप दिया जाए। जी महोदया। अब कामरों को प्रस्ताव पेश करने की अनुमति है। माननीय स्पीकर मैम, मेरा प्रश्न सरकार से बार बार भर्ती प्रक्रिया में आ रही अड़चन को लेकर है। माननीय स्पीकर मैम, मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि क्यों बार बार नौकरी भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ हो रही है। क्या ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? उम्मीदवारों को नौकरी के नाम पर केवल अनुबंधन पत्र बांटे जा रहे हैं। महोदया, केवल अनुबंधन पत्र, जबकि सच्चाई कोसों दूर है। अभी भर्ती प्रक्रिया में कुप्रबंधन के आरोप के कारण देश भर में अभ्यर्थी और शिक्षक प्रक्रिया में जवाबदेही और सुधार की मांग को लेकर जंतर मंतर पर एकत्र हुए हैं। 24 जुलाई से 1 अगस्त तक चलने वाली SSC CGL परीक्षा के अचानक रद्द होने, सर्वर क्रैश होने, सिस्टम खराब होने और परीक्षा केंद्र अभ्यर्थियों के घरों से 500 किलोमीटर दूर स्थित होने की कई शिकायतें आई है। SSC निदेशक कह रहे हैं कि 13 अगस्त से पुनः CGL परीक्षा करवाई जाएगी, लेकिन 30 लाख उम्मीदवारों वाली SSC CGL परीक्षा टूटी फूटी प्रणालियों के साथ SSC से कैसे पूरा करेगी? छात्र संगठन ने SSC को पत्र सौंपा है, जिसमें उच्च स्तरीय जांच, विक्रेता की जवाबदेही और सुधार की मांग की है और चेतावनी दी गई है कि अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो देश भर में विरोध प्रदर्शन तेज किए जाएंगे। सरकार को उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। विपक्ष की ओर से मांग है कि सदन की कार्यवाही को स्थगित कर अभ्यर्थियों की मांगों की ओर ध्यान दिया जाए। धन्यवाद स्पीकर मैम। कामरों को प्रस्ताव के पक्ष में अपनी सहमति दें। मेरे विचार में ना का बहुमत है, ना का बहुमत है, ना का बहुमत है। अभी इस विषय पर बहुमत प्राप्त नहीं है, अतः इस विषय पर चर्चा स्थगित की जाती है। अब विधायी प्रक्रिया आरंभ करने की आज्ञा है। माननीय कानून मंत्री जी एक देश एक चुनाव के बिल को स्थापित करेंगी। Honorable Speaker Ma'am, I introduce the Union Territories Law Amendment Bill 2024, One Nation One Election। स्पीकर मैम, मैं सदन को बता देना चाहती हूँ कि इस बिल से देश में होने वाले चुनाव पूरे देश में एक साथ होंगे। लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाए जा सकेंगे, जिससे समय की बचत के साथ साथ आर्थिक बोझ को भी कम किया जा सकेगा। देश में चुनाव पर कई हजार करोड़ रुपए खर्च को कम करने में सहायक यह बिल और कई मामलों में अच्छा साबित होगा। इसलिए मेरा मत इस बिल के पक्ष में है। थैंक्स स्पीकर मैम। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से इस सदन को बता देना चाहता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल सरकार की देश में तानाशाही लागू करने की कोशिश है। मैं इससे सहमत नहीं हूं महोदया। यह कैसा बिल है, इसमें तो मुझे फायदे वाली कोई बात ही नजर नहीं आती। धन्यवाद स्पीकर मैम। महासचिव जी, बिल की एक एक प्रति सदन में बांट दी जाए। जी महोदया। अब बिल पर आगामी चर्चा के लिए अपना मत दीजिए। जो सदस्य इसके पक्ष में है हाँ कहें और जो सदस्य इसके विरोध में है ना कहें। मेरे विचार में हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है।
बिल पर आगामी चर्चा के लिए बहुमत प्राप्त है, अतः बिल पर चर्चा की जाएगी। आज सदन की कार्यवाही को स्थगित किया जाता है। विधेयक का दूसरा वाचन 13 सितंबर को होगा। विधेयक का दूसरा वाचन आरंभ होता है। माननीय कानून मंत्री जी एक देश एक चुनाव के विधेयक को पुनः स्थापित करेंगी। ऑनरेबल स्पीकर मैम, मैं आपके माध्यम से बिल के कुछ विशेष पहलुओं को सदन के सामने रखना चाहती हूँ। संविधान का 129वां संशोधन बिल एक देश एक चुनाव के तहत पुदुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ करवाए जाएंगे। इस संशोधन के जरिए इन 3 एक्ट में बदलाव किया जाना है। द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल टेरिटरीज ऑफ दिल्ली 1991, द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 शामिल है। थैंक्स स्पीकर मैम। माननीय स्पीकर मैम, मेरा मानना है कि एक देश एक चुनाव बिल अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र राष्ट्रपति से लाएगा। इससे अक्षेत्रीय पार्टियों को खत्म होने का डर पैदा हो जाएगा। यह बिल चुनाव आयोग राष्ट्रपति को सलाह देने की अवैध शक्ति देता है। मैं इस संशोधन विधेयक का पूर्ण जोर विरोध करता हूं। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि 2 दिन पहले संशोधन विधेयक के मूल ढांचे को बदलने के लिए विधेयक लाया गया है। अध्यक्ष महोदय, ये कैसा विधेयक है? इस विधेयक की विशेषता मुझे तो नजर नहीं आ रही। धन्यवाद स्पीकर मैम। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से एक देश एक चुनाव के बारे में बता देना चाहती हूँ कि यह बिल कोई नया बिल नहीं है, यह पहले भी था। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962, 1973 की लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाए गए थे। फिर 19 से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई थी। सरकार इसके फायदे को देखकर इसे फिर से लाना चाहती है। यह कानून पहले से कई देशों में लागू है। स्विट्जरलैंड, जर्मनी तथा दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के विश्लेषण के बाद ही व इसके फायदे जानने के बाद ही सरकार ने इसे पुनः स्थापित करने का निर्णय लिया है तथा विशेषज्ञों द्वारा इस मामले में सलाह ले ली गई है कि एक देश एक चुनाव बिल पर मैं विपक्ष की आम सहमति चाहती हूँ। मान्यवर, यह बहुत फायदे का बिल है। मेरे ख्याल से विपक्ष को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए तथा अपनी सहमति दे देनी चाहिए। धन्यवाद स्पीकर मैम। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, बिल के मुख्य बिंदु पढ़ने के बाद यह लग रहा है कि यह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। भारत राज्यों का एक संघ है। आप विधानसभा के कार्यकाल को कम नहीं कर सकते। आप विधानसभा के कार्यकाल को संसद कार्यकाल के अधीन कैसे कर सकते हैं? अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि चुनाव प्रक्रिया में छेड़छाड़ करके केंद्र सरकार अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है। यह चुनाव पावर को सेंट्रलाइज करने जैसा है। महोदय, ये कैसा बिल है? ये तो मेरी समझ से बाहर है। धन्यवाद स्पीकर मैम। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे विपक्षी साथी को यह बता देना चाहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह भारत सरकार की ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है जो आने वाले भविष्य में देश का बहुत फायदा करेगी। धन्यवाद स्पीकर मैम। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मुझे तो यह बिल महत्वाकांक्षी नहीं लग रहा। मुझे तो यह कभी न पूरा होने वाला सपने जैसा लग रहा है। अतः मुझे तो इस बिल में कुछ विशेष बात नजर नहीं आ रही। यह तो केवल जनता को गुमराह करने के लिए लाया गया है। धन्यवाद स्पीकर मैम। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माध्यम से सदन में अपना वक्तव्य रखना चाहता हूँ। मेरे सपनों में आना, मुझे नींद से जगाना, प्यार से मुझे कभी आवाज लगाना और आते ही तेरे पास मेरे सपनों का ओझल हो जाना। माननीय, यह बिल भी मुझे ऐसा ही नजर आ रहा है। यह बिल मुझे ऐसे सपनों की तरह लग रहा है जो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। यह बिल देश के नागरिकों को गुमराह करने वाला लगता है। यह बिल मेरी समझ से तो बाहर है। यह बिल मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे विपक्षी साथी को बता देना चाहती हूँ कि मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे अंजाम देने की ताकत रखते हैं। धन्यवाद स्पीकर मैम। माननीय स्पीकर मैम, मैं आपके माध्यम से मेरे विपक्षी साथी को यह बता देना चाहती हूँ कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी, कमेटी में 19 दिनों स्टेक होल्डर्स और एक्सपर्ट से चर्चा के बाद 14 मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी गई। एक देश एक चुनाव लागू करने से संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ने और 3 अनुच्छेदों में संशोधन की व्यवस्था
के पास इस संबंध में कोई उत्तर है? अगर है तो कृपया उत्तर देने का कष्ट करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय स्पीकर मैम, मैं आपके माध्यम से मेरे विपक्षी साथी को बता देना चाहती हूँ कि नो कॉन्फिडेंस मोशन की स्थिति में सरकार ने जो प्रावधान करने का निर्णय लिया है उसमें बाकी के बचे हुए कार्यकाल के लिए चुनाव करवाए जा सकते हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अब बिल का तीसरा वाचन 24 सितंबर को होगा। अब बिल का तीसरा वाचन आरंभ होता है। कुमारी उमा सत्ता पक्ष की ओर से बिल के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इस बिल की कुछ विशेषताएं सदन के सामने रखूं। लोकसभा का कार्यकाल अपॉइंटेड डेट से 5 साल का होगा। लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा समय से पहले भंग होने पर बचे हुए कार्यकाल के लिए ही चुनाव करवाए जाएंगे। महोदय, मैं बताना चाहती हूँ कि यह बिल हाई लेवल कमेटी की सिफारिशों पर आधारित है। मैं सदन को बताना चाहती हूँ कि इस बिल में यह प्रावधान किया गया है कि विधानसभा का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव 2029 तक बढ़ाया जाएगा। थैंक्स स्पीकर मैम। एक देश एक चुनाव के बिल पर क्या विपक्ष की तरफ से कोई प्रश्न है? माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार बताने कष्ट करे कि इतने बड़े देश के लिए वन नेशन वन इलेक्शन बिल के माध्यम से एक साथ चुनाव करवाना संभव होगा? इसकी दिक्कत को देखते हुए इसे पहले समाप्त किया गया था। माननीय, मुझे ऐसा लगता है कि इसे वापस लाने पर हमें फिर से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय कानून मंत्री जी। ऑनरेबल स्पीकर मैम, मैं आपके माध्यम से वन नेशन वन इलेक्शन बिल के कुछ विशेष पहलुओं को सदन के सामने रखना चाहती हूँ। एक फेज में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करवाए जा सकते हैं। दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडीज नगर निगम इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव के लिए राज्य अधिकारियों के परामर्श से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड तैयार करेंगे। एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की व्यवस्था की जाएगी। थैंक्स स्पीकर मैम। Honorable Speaker ma'am, I will convey these matters to concerned ministers. Thank you Speaker ma'am. महासचिव जी, बिल पर बहुमत प्राप्त करने के लिए सदन में वोटिंग कराई जाए। जी महोदय। बिल पर सहमति के पक्ष में 351 तथा विपक्ष में 117 वोट प्राप्त हुए हैं। अतः बिल के पक्ष में 2/3 बहुमत प्राप्त है। बिल 117 के मुकाबले 151 मतों से बिल पास किया जाता है। अतः पूर्ण बहुमत प्राप्त है। मैं बिल पास होने के साथ ही पूरे सदन को बधाई देना चाहती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि आज हमारा वर्षों पुराना सपना साकार होने जा रहा है। सबसे पहले मैं इस बिल के पास होने पर संपूर्ण सदन को बधाई देना चाहूंगी। यह बिल भारत के भविष्य को 4 चांद लगा देगा। इससे न केवल हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी बल्कि समय की भी बचत होगी। आजादी के बाद चुनाव आयोग लोकसभा और विधानसभा के 400 से ज्यादा सफल चुनाव करवा चुका है। अब हम एक देश एक चुनाव का कंसेप्ट लाने जा रहे हैं। एक हाई लेवल कमेटी इसका रोड मैप बना चुकी है। इससे हमारी प्रशासनिक व्यवस्था तो बढ़ेगी ही, साथ ही चुनाव संबंधित खर्च में भी काफी कमी आएगी और नीतिगत निरंतरता को बढ़ावा मिलेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। एक देश एक चुनाव बिल पास होने के साथ ही यह संविधान का 129वां संशोधन विधेयक पास हुआ है। महासचिव जी, बिल को दूसरे सदन में विचार विमर्श के लिए भेज दिया जाए। जी महोदय। अब संसद की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे।
गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता।